हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं हमारी न्यूज़ एनालिसिस को एंड टू मेक श्योर कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स को कवर कर सकूं, मैंने क्या किया है, स्टैटिक पोर्शन को थोड़ा सा कम कर दिया है। ठीक है, सो न्यूज़ आर्टिकल्स विल बी कवर्ड ज़्यादा एंड क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जो पुराने स्टूडेंट्स वो जानते होंगे एंड द वन हु आर ज्वाइनिंग न्यू उनको मैं बता दूँ, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड एनी स्टेट पीएससीज एग्जामिनेशन, ठीक, सो अगर आप न्यूज़ कर रहे हो तो दिस इज जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप चाहें तो सिर्फ इसको कवर करके आप पूरा एग्जाम क्लियर कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। ठीक, आपको सिर्फ क्या करना है, एक करंट का इशू लेना है और उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक हो सकता है सबको कवर कर लेना है। ठीक, तो करंट में आपको हर तरीके की न्यूज़ मिल जाएगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ठीक, हिस्टोरिकल पार्ट थोड़ा सा कम पड़ता है, बट बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा लिंक होते हैं। साइंस, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ये ऐसे टॉपिक्स है जिसको आप कहीं और से ना पढ़ के सिर्फ करंट से पढ़ो तो भी आपका पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा टॉपिक्स कवर करेंगे, क्या क्या स्टैटिक पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल है दैट इज जिहादीज अटैक जेल्स इन नाइजीरियाज कैपिटल। ठीक, नाइजीरिया की कैपिटल में क्या किया है, जो जेल्स है वहां पर जिहादीज ने अटैक कर लिया है। लगभग 600 प्रिजनर्स हैं, वो जेल ब्रेक करके भाग चुके हैं नाइजीरिया की कैपिटल सिटी से। तो आपको पता चल चुका है, आपके लिए इंपॉर्टेंट एक कैपिटल, एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर कोई है तो वो नाइजीरिया, एंड उसमें भी अगर हम स्पेसिफाई करें तो क्या हो जाएगा, नाइजीरिया की कैपिटल हो जाएगी। ये जो रिबल्स है उन्होंने अटैक किया प्रिजन्स पे बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव के साथ में। वहाँ पर एक गार्ड था, उनकी डेथ भी हो गई है। ठीक, इस ऑफिशियल रिसोर्स की बात करते हैं तो जो रेबल ग्रुप जिसने अटैक किया है उसका नाम क्या है, बोको हरम। मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक और रेबल ग्रुप के बारे में पढ़ाया था, ओल्ड स्टूडेंट्स को पता होगा या फिर नहीं, तो मुझे बताइए ये बोको हरम और कहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये जो एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस रेबल ग्रुप्स थे, ये नाइजीरिया को बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी बेसिकली थ्रेट इश्यूज कॉज करते हैं। नाइजीरिया क्या है, फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया के नाम से जाना जाता है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ बात से देखेंगे तो साहेल जो रीजन है नॉर्थ में, जो गल्फ ऑफ गिनिया देखने को मिलता है साउथ में, एंड अटलांटिक ओशन में आपको देखने को मिल जाएगा, अटलांटिक ओशन के बीच में। ठीक, अब आपको पता लग गया अफ्रीका का पार्ट है। साहेल रीजन आप मुझे बताइए क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ नहीं दिया हुआ है, पहले आपको डेजर्ट मिलेगा, फिर साहेल मिलेगा, ग्रासलैंड। तो मुझे बताइए व्हाट इज साहेल रीजन, ज्योग्राफिकल टर्म है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट पॉपुलस सिटी है, कंट्री है आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, एंड दुनिया की 7th मोस्ट पॉपुलस कंट्री मानी जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश है। रीजनल पावर की बात करते हैं तो अफ्रीका एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर के रूप में आपको देखने को मिलती है। नाइजीरिया की जो इकोनॉमी है वो पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है। 12th लार्जेस्ट पेट्रोलियम है, 12th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या, नाइजीरिया। पेट्रोलियम की बात करते हैं 40% ऑफ जीडीपी आपका कवर करता है एंड 80% ऑफ गवर्नमेंट की अर्निंग्स, तो बहुत बड़ा पार्ट आपका ये फॉर्म कर रहा है। नाइजीरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर अंडर एक्सप्लॉइटेटेड जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें कोल, बॉक्साइट, टेंटालाइट, गोल्ड, टिन, आयरन और लाइमस्टोन, नियोबियम की बात करते हैं, लेड एंड जिंक, इसका बहुत ह्यूज रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, नाइजीरिया के बारे में। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये आपको नाइजीरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आप कैमरून देख सकते हैं, चाड है, नाइजर है, बेनिन है, एंड ये आपका नाइजीरिया की कैपिटल सिटी इज अबूजा, एंड यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साहेल रीजन देखने को मिल जाएगा। नीचे आपने देख लिया आपका बेसिकली गिनी वाला पार्ट आ रहा है जहाँ पर अटलांटिक ओशन है। नाइजीरिया किसके साथ आपका बॉर्डर शेयर करता है वो हम देख चुके हैं। यहाँ पर 250 एथनिक ग्रुप्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। 3 लार्जेस्ट कौन से हैं, हौसा जो आपको नॉर्थ में मिल जाएंगे, योरूबा जो आपको वेस्ट पार्ट में मिलते हैं, एंड इग्बो जो आपको ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिल जाते हैं। नाउ अब हमारे नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पे आते हैं। अफगान सॉइल वॉन्ट बी यूज टू लॉन्च अटैक्स। यहाँ की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स होगी उसको भी एक बार देख लीजिएगा, दैट इज नाइजर। ठीक है, सबसे ज्यादा मेजर रीजन आपकी रिवर जो है दैट इज नाइजर। नाउ अफगान सॉइल वॉन्ट बी यूज टू लॉन्च अटैक्स। नाउ तालिबान सुप्रीम लीडर मुल्ला हबीबुल्लाह अखुंदजा ने क्या कहा है, दैट अफगान सॉइल विल नॉट बी यूज टू लॉन्च अटैक्स अगेंस्ट अदर कंट्रीज एंड ही आस्क्ड द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू नॉट इंटरफेयर इन अफगानिस्तान इंटरनल मिनिस्टर अफेयर्स। तालिबान आप जानते हैं, तालिबान ने अफगानिस्तान को क्या कर लिया, टेक ओवर कर चुके हैं। तो उनके लीडर ने सिंपली ये क्लैरिफाई कर दिया कि आप परेशान मत होइए, अफगान की धरती से हम कहीं पर किसी और कंट्री पे किसी भी तरीके का अटैक नहीं करेंगे। इसीलिए जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया है कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेरेंस ना करें। तालिबान क्या कहता है, दे आर अडेयरिंग टू एन एग्रीमेंट दे साइंड विद यूएस इन 2020। वो एक एग्रीमेंट को अडेयर कर रहे हैं जो उन्होंने यूएस के साथ 2020 में साइन किया था, बिफोर रिटेकिंग पावर, जब अपनी पावर को रिटेक करने के पहले, इन विच दे प्रॉमिस टू फाइट टेररिस्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो टेररिस्ट से फाइट करेंगे। उनके टेक ओवर के बाद दे हैव रिपीटेडली सेड अफगानिस्तान वुड नॉट बी यूज्ड एज लॉन्चिंग पैड। उसके बाद वो लगातार ये सबको बता रहे हैं कि भाई हम कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाले हैं, ठीक, जहां पर हम किसी और कंट्री पे किसी तरीके का अटैक करेंगे। नेबर्स को भी
अश्योर किया गया है कि जो रीजन है वहाँ पर किसी भी तरीके का किसी और को हम टेरिटरी की बात करते हैं थ्रेटन करने का या सिक्योरिटी किसी और कंट्री की हैम्पर हो उस चीज़ में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो ये भी कह रहे थे कि हम बाकी कंट्री से भी ये चाह रहे हैं कि वो हमारे भी मैटर्स में किसी तरीके का अगर आप देखते हैं तो इंटरफेयर ना करें। नाउ यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अफगानिस्तान एंड तालिबान। तालिबान क्या है, कैसे इसकी ओरिजिन हुई है, क्या इसमें पार्ट हुआ है, अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखिएगा किस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पे टेक ओवर कर लिया है, क्या उसके भी पूरे के पूरे ड्रॉबैक्स रहे हैं, क्या उसके रीजंस थे, क्या उसके बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स हुए, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तालिबान की बात करते हैं, वर आउस्टेड बाय यूएस लेड कोलिशन इन 2001 फॉर हार्बरिंग ओसामा बिन लादेन मास्टरमाइंड ऑफ 9/11 अटैक्स। यूएस में जो 9/11 अटैक्स हुए थे उसके जो मास्टरमाइंड माने जाते हैं ओसामा बिन लादेन, उसके हार्बरिंग के तौर पे जब वो हार्बर कर रहे थे ऐसा माना जा रहा था तालिबान उनको, तो इनको बाहर निकाल दिया गया था किसके द्वारा, यूएस से एक कोलिशन हुआ था 2001 में। ये जो रिलीजियस ग्रुप है द कैप्चर्ड पावर अगेन इन मिड अगस्त, यानी अगर आप देखेंगे तो यूएस एंड नाटो के विड्रॉल के बाद में जैसे ही अफगानिस्तान से यूएस एंड नाटो का विड्रॉल हुआ है उसके बाद में मिड ऑफ अगस्त में इस तालिबानी ग्रुप ने क्या कर लिया था, आपके अफगानिस्तान पर फिर से कंट्रोल कर लिया था। ठीक, सो दिस इज रिगार्डिंग ऑल जिसके बारे में आप देख रहे हैं पूरा का पूरा क्या इशू है, क्या चीज़ बेसिक है, किस चीज़ के लिए वार्न किया जा रहा है कि बाकी कंट्रीज इंटरफेयर ना करें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, गोटाबाया टू पुतिन फॉर फ्यूल सप्लाईज ऑफ श्रीलंका। नाउ श्रीलंका आपको पता है बहुत बड़ी एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी आप कह सकते हैं इसको। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वेडनेसडे में उन्होंने रशियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन से बेसिकली हेल्प मानी है कि भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रखी है एंड इसीलिए हम आपसे फ्यूल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा नीड है इसीलिए हम आपसे ही करना चाह रहे हैं। कोलंबो नेगोशिएट्स अ सपोर्ट पैकेज विद द वॉशिंगटन हेडक्वार्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की बात करते हैं तो वहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो इनके लिए सपोर्ट पैकेज की बात की गई है। नाउ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, श्रीलंका। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्राइसिस चल रहा है तो एक ये कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा IMF जहाँ से ये पर्टिकुलर आपका लोन लेने वाले थे। श्रीलंका रैन आउट ऑफ फ्यूल लास्ट वीक ऑन द गवर्नमेंट सेड इट वाज सस्पेंडिंग फ्यूल सेल्स फॉर 2 वीक्स। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था, चाहे वो CNG हो चाहे राशन सप्लाईज हो, हर चीज़ के लिए लाइन लगी हुई थी श्रीलंका में। ठीक है, इतना ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिल रहा था एंड इसी की तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा आपका जितना भी ये क्राइसिस चल रहा है इसमें हर चीज़ की शॉर्टेज आपको देखने को मिल रही है। ठीक, एंड उसी के हेल्प के लिए बेसिक सप्लाई की बात की गई है। इंडिया के असिस्टेंस की बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट्स 3.5 बिलियन असिस्टेंस दिस ईयर, अर्लियर एक्सटेंडेड अ 500 मिलियन क्रेडिट लाइन ऑफ फ्यूल इंपोर्ट्स। अगर आप देखेंगे तो इसके पहले लाइन ऑफ क्रेडिट मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि जहाँ पर ईजी टर्म्स में बहुत ही ईजी किश्तों पर लोन ऑफर किया जाता है उसको लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। तो उसमें फ्यूल इंपोर्ट में इंडिया ने हेल्प किया था, अभी भी आप देखेंगे तो उसमें हेल्प किया गया। श्रीलंका ने बेसिकली फर्दर और क्रेडिट की मांग की है। हाउएवर ऐसा माना जा रहा है कि एनी फ्यूचर असिस्टेंस फ्रॉम मोस्ट bilateral partners will depend on Sri Lanka firming up its debt restructure strategy and the IMF's extended fund facility coming through। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपने जैसे चाइना का रोल देखा था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, लेंड करके किसी तरीके से डेप्ट ट्रैप में लेके आ रहा था, इनको लोन देके ये रोल रीपे नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद चाइना क्या कर रहा है उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था। तो सेम चीज़ कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो भी इनको फ्यूचर असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है या फ्यूचर असिस्टेंस जो भी प्रोवाइड किया जाएगा बायलैटरल पार्टनर्स के थ्रू, वो बेसिक श्रीलंका के डेब्ट स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाह रहे हो, कितना आप रीपे कर सकते हैं। IMF की जो भी फैसिलिटी है कि आप कितना फंड उसको फैसिलिटेट करा रहे हो उस चीज़ पे भी इसके क्रेडिट उस पार्ट जो है उसको डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग PT उषा इलैयाराजा अमंग 4 पिक्ड फॉर राज्यसभा। नाउ प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो आपको पता है नया नॉमिनेशन आ चुका है। राज्यसभा लोकसभा, ये हमारे दो बेसिक अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री हाउसेज हैं। ठीक, हमारा बेसिक अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एक व्हाट इज़ दैट, आई एम नॉट गेटिंग द टर्म। ठीक, मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो हमारा जितना भी पॉलिटिकल सिनारियो चलता है, प्रेसिडेंट के बाद हमारे 2 हाउसेज आते हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा एंड लोकसभा। आपको पता है लोकसभा एंड राज्यसभा की बात करते हैं, यहाँ पर मेंबर्स इलेक्टेड होकर आते हैं एंड यहाँ पर मेंबर्स अगर आप देखेंगे तो कुछ मेंबर्स नॉमिनेट होकर भी आते हैं, कुछ का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, कुछ का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ पर बात राज्यसभा की हो रही है तो कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, नामांकित किया जाता है। उसी नाम की बात करते हैं तो 4 लोगों को लिया गया है। जो हमारी एथलीट है PT उषा जी, उनका नाम लाया गया है। म्यूजिक कंपोजर इलैयाराजा का बात किया गया है। फिलैंथ्रोपिस्ट यानी जिन्होंने सोशल वर्कर की तरह काम किया है, वीरेंद्र हेगड़े, इनका नाम लाया गया है। फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर V विजेंद्र प्रसाद गुरु, इन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया। अब राज्यसभा के बारे में देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यसभा पहली बार कब कंस्टिट्यूट हुई थी, 1952 में। 1954 की बात करते हैं तो राज्यसभा अनाउंस दैट काउंसिल ऑफ स्टेट्स वुड बी कॉल्ड राज्यसभा। जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगी उसको
राज्यसभा कहा जाएगा। ठीक, तो कई लोगों को कंफ्यूजन होती है राज्यसभा को क्या कहा जाता है एंड बेसिक आपकी लोकसभा को क्या कहा जाता है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स मैंने आपको बता दिया, आप मुझे बताइए क्या कहा जाता है लोकसभा को। राधाकृष्ण पहले चेयरमैन थे इनके। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होती है, 238 इलेक्टेड होते हैं, 12 को नॉमिनेट किया जाता है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करते हैं 245 है, 233 इसमें इलेक्टेड है और 12 अभी भी नॉमिनेटेड है। 4 मेंबर जो है वो आपके यूटी से सिलेक्ट किए जाते हैं, 3 दिल्ली से और 1 पुडुचेरी से। बाकी यूटीज को राज्यसभा में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, तो दोनों में ही इसको शो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपके कौन सी बात करते हैं, बेसिकली जो आपके बाकी यूनियन टेरिटरीज होती है वहाँ के मेंबर्स इसमें नहीं आते हैं। ठीक, नाउ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। ये कभी भी डिसोल्यूट नहीं होता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक, राज्यसभा डिसोल्यूट नहीं होता, बट इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो हर दूसरे साल पे रिटायर हो जाते हैं। 6 साल का टेन्योर होता है, बट कोई भी अगर मेंबर इलेक्टेड होता है बाई इलेक्शन में, ये लगभग रिमाइंडर ऑफ द टर्म, यानी मान लीजिए एक इंसान है वो 6 टर्म पे था, वो 2 साल बाद किसी स्ट्रैटेजी की वजह से मान लीजिए उनकी डेथ होगी है, वो रिटायर, वो हटा दिए गए। ठीक, सो जो बाकी आपके टर्म जितना बाकी होगा, वो जो आपके दूसरे जो मेंबर आएंगे वो बचे हुए टर्म के लिए क्या करेंगे, अपने कार्यकाल को संभालेंगे। ठीक, 4 साल बचा, 4 साल के लिए वो संभालेंगे। वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो एक्स ऑफिशियल आपके चेयरमैन की तरह काम करते हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो इलेक्टेड कौन करता है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो पर्टिकुलर है इलेक्ट किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड के सिस्टम के थ्रू, एंड 5 साल का टेन्योर होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एमएसपी शुड कंटिन्यू टिल मार्केट्स बिकम एफिशिएंट। एमएसपी को कंटिन्यू करना चाहिए तब तक जब तक आपके मार्केट्स एफिशिएंट नहीं हो जाते। सबसे पहले आता है मेन जो हमें पढ़ना है, दैट इज एमएसपी। व्हाट इज एमएसपी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब आपको पता है कोई किसान है अगर वो धान उगा रहा है तो उसको ऐसा ना हो कि काला बाजारी के चक्कर में या बेसिक जो मीडियोकर्स होते हैं, जो आपके शॉपकीपर्स होते हैं, वो आपके किसानों से बहुत ही कम दाम पे उस ग्रेन्स को खरीदना स्टार्ट कर दें, तो लॉस किसका होगा? फार्मर्स का। इसीलिए सरकार क्या करती है, एक एमएसपी अनाउंस करती है कि भाई हम आपको मान लीजिए 100 किलो धान के लिए 1600 रुपये देंगे, 100 किलो वीट के लिए 1600 रुपये दे रहे हैं, तो दैट इज एमएसपी की। इससे कम में हम आपसे नहीं लेंगे। एंड दूसरी चीज़, कोई और भी फिर नहीं लेगा, है ना। जब किसान को पता है कि इतना ले लिया है तो वो किसी और को भी क्यों देंगे कि भाई हम आपको कम में दे रहे हैं, हम सरकार को देंगे। देयर नीड्स टू बी सीरियसली लुक एट द वे ऑफ गवर्नमेंट करंटली प्रोवाइड्स एमएसपी टू द to the farmers and government should reduce intervention in the agriculture, said रमेश चंद्र। अब मेंबर है नीति आयोग के रमेश चंद्र, इन्होंने कहा है कि जो भी आपकी पॉलिसी है एमएसपी की जो फार्मर्स को दी जाती है, एंड गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर में इंटरवेंशन प्रोवाइड करता है उसको किसी तरह हमें कम करना चाहिए। ठीक, सेक्टर्स की बात करते हैं जहाँ पर बहुत कम सरकार का इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है, तो कुछ एलाइड सेक्टर्स होते हैं, फिशरी, डायरी, लिव स्टॉक, ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होना चाहिए। देयर वॉज अ 10% ग्रोथ रेट वॉज सीन इन द फिशरी इन द लास्ट 8 ईयर। अब आप देखेंगे तो क्योंकि इन सेक्टर्स में आपकी जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है वो कम देखने को मिल रही है, बट उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए माना जा रहा है कि एग्री की बात करते हैं, नॉन एमएसपी क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स जिस पे एमएसपी डिसाइड नहीं है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करते हैं, तो ये ऐसे क्रॉप्स में जिसमें सरकार एमएसपी प्रोवाइड करती है बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर ये पॉइंट तो दे दिया गया है आपके आर्टिकल में। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जिस भी सेक्टर पे आप देख रहे हैं ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, फिशरी पे ग्रोथ हो रही है, नो डाउट ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, सरकार का इंटरवेंशन ही है, बट जो फार्मर्स होते हैं उनका बहुत लॉस हो रहा होता है, ग्रोथ किसी और का हो रहा होता है। ठीक है, 10 लोग हैं यहाँ पर, मान लीजिए इस चेन में, सप्लाई चेन में 3 लोग देखने को मिल रहा है, फार्मर है, फिर कोई मीडियोकर है, फिर एक आपका कोई सेलर होगा। ये सेलर को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, मान लीजिए 15 रुपए का फायदा इनको हो रहा है, इनको फायदा, ये चीज़ें लेके आते होंगे 10 रुपए में, इनको भी बेसिकली मान लीजिए इन्होंने 10 रुपए में दी, 5 रुपए का फायदा इनको हो गया। सरकार से ये इससे लेते होंगे 2 रुपए में, तो इनको कितना फायदा हो गया है? 8 रुपए का। किसान को कितना मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिल रही है, किसमें ये किसान की भी बात ना करें, मान लीजिए किसान का इनपुट 6 रुपए लगा है, इन्होंने इनको दे दिया 7 रुपए कि भाई हम आपको 7 रुपए दे रहे हैं, किसान को सिर्फ 1 रुपए का फायदा हो रहा है, मेन फायदा आपके थर्ड वाली पार्टी का हो रहा है। तो सरकार का इंटरवेंशन भी जरूरी है, बट हम आगे देखते हैं क्या दिया गया। ऑब्जर्वेशंस मेड बाय नीति आयोग मेंबर एंड अदर्स। अब आपके जो नीति आयोग के मेंबर्स हैं जैसे रमेश चंद्र जी है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया एंड क्या बेसिक आपको पार्ट देखने को मिल रहा है। जो एमएसपी एग्री क्रॉप्स पे शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज मार्केट्स बिकम कॉम्पिटिटिव। जब तक मार्केट्स कॉम्पिटिटिव नहीं हो जाते तब तक आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए। एंड ये बेसिकली प्रोक्योरमेंट के मीन्स के थ्रू
जो भी आपके प्रोक्योरमेंट की मीन्स है उनके थ्रू बाकी चीज़ों पे दिया जाना चाहिए। डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट्स की बात करते हैं, ये बहुत ही बेटर अल्टरनेटिव माना गया है। ठीक, जो एग्जिस्टिंग प्रोक्योरमेंट सिस्टम है एमएसपी स्ट्रक्चर का, उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, डीपीपी की बात कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन ओपन मार्केट प्राइस एंड एमएसपी इज गिवन टू फार्मर्स। यानी मतलब क्या हुआ, डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट्स का मतलब क्या हुआ, ओपन प्राइस में, ओपन मार्केट में जो भी आपका प्राइस चल रहा होगा, मान लीजिए आपका धान का प्राइस चल रहा है 20 रुपये, 20 रुपीज़ चल रहा है, और जो आपका एमएसपी दिया जा रहा है किसान को 16 रुपये दिया जा रहा है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 4 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, वो हमको क्या करना चाहिए, फार्मर्स को देना चाहिए। ये बेसिक आपके इनके द्वारा प्रपोज किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। नाउ मध्य प्रदेश की बात करते हैं, उन्होंने इस सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। हरियाणा की बात करते हैं, वो अभी भी बेसिकली जो सर्टेन कम्युनिटीज़ के साथ है उसमें ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सो दिस इज रिगार्डिंग एमएसपी के बारे में जो आपके नीति आयोग के मेंबर ने कहा। क्वेश्चन की बात क्या है, एमएसपी कैन बी गिवन थ्रू द डीपीपी मेथड। जो अभी हमने मेथड देखा उस मेथड के थ्रू दिया जाना चाहिए। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की बात करते हैं, ग्लोबल ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज, इन्होंने कहा है कि एफपीओ शुड नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप सिर्फ सरकार पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको खुद काम करना पड़ेगा। नाउ एफपीओ क्या होता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फिर से वही जैसे हमने आपके कोऑपरेटिव्स देखे थे, सरकार आपके बहुत सारे किसान साथ में आएंगे, दिन काम करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक, एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनको सेल्फ रन, खुद से अपनी चीज़ें करनी चाहिए, सरकार पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए अपनी सक्सेस के लिए। ये पूरी की पूरी जितने आपकी ये एक सजेशंस दिए जा रहे हैं, किसके द्वारा दिया जा रहा है, एक तरीके से नीति आयोग के द्वारा। अब एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपकी बॉडी आती है, मैं भूल जाऊँ उसके पहले, राइट इट डाउन, नीति आयोग। ठीक, क्या नीति आयोग का पहले कुछ और नाम था, अब अगर हो गया है तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। एमएसपी की बात करते हैं तो कॉमनली इसको एक तरीका बताया जाता है ताकि हम मार्केट में होने वाली अनसर्टेनिटी से, कभी मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, कभी बहुत ज़्यादा मंदी है, इससे सरकार किसानों को बचाने का एक तरीका है। सेफ्टी नेट है बेसिकली फार्मर्स के लिए, जो एक एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लेके आ सकता है, इंडिया में लेके आया है। एंड फूड डिफिशिएंट इंडिया को फूड सरप्लस नेशन बनाने के लिए काम किया गया है। इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो इंडिया में आपको सीरियल प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा डेफिसिट, बहुत कमी देखने को मिल रही थी। ठीक, इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि हम एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेके आएंगे। पहली बार 1966-67 में एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया था। 54 रुपीज़ पर क्विंटल एमएसपी रखा गया था। वीट की बात करते हैं पहली बार। ठीक, नीड क्या थी, जब ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ हम लोग जा रहे थे तो पॉलिसी मेकर्स ने ये देखा कि फार्मर्स को थोड़ा इंसेंटिव ज़्यादा देने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप दोगे उतना ज़्यादा फूड क्रॉप वो उगाएंगे, एंड जो इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसका पेट भर सकेगा। अदरवाइज बेसिकली दूसरी क्रॉप्स की तरफ वो चले जाएंगे। वीट पैडी की बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, अगर उतना पैसा उनको नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, ऐसे क्रॉप्स उगाएंगे जहाँ से उनको पैसा मिले। बट जो पेट हम अपना वीट से भर सकते हैं वो हम कॉटन से नहीं भर सकते, है ना। सो दिस इज द थिंग, इसीलिए ये नीड इसकी फुलफिल हुई थी। नाउ हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है, दैट इज रैपिडली चार्जिंग ई साइकिल डेवलप्ड विद सोडियम आयन बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर्स। नाउ अभी तक आपने लिथियम आयन बैटरीज की बात करी होगी। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है आपकी लिथियम आयन बैटरीज, लिथियम की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सोडियम आयन बैटरीज के बारे में एंड सुपर कैपेसिटर्स। साइंटिस्ट हैव यूज्ड नैनो मटेरियल्स टू डेवलप सोडियम आयन बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर्स विच कैन बी रैपिडली चार्ज्ड। उन्होंने क्या किया, अब सोडियम आयन बैटरीज बनाई है, सुपर कैपेसिटर्स बताए। कैपेसिटर क्या होता है, कोई ऐसा डिवाइस जो एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रख रहा है। सुपर कैपेसिटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर करेंगे। तो अब ऐसी बैटरीज आ गई है जो बहुत जल्दी आपकी चार्ज हो जाएंगी। सोडियम आयन बैटरी की बात करते हैं, ये रिचार्जेबल बैटरी है जो लिथियम आयन बैटरी की तरह ही होती है, बट यहाँ पर सोडियम आयन्स को यूज़ किया जाता है। सोडियम आयन की बात करते हैं तो इसमें एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट होता है जो नॉन एक्वस या एक्वस हो सकता है, और एक सेपरेटर होता है जो दोनों को सेपरेट करेगा। ठीक, यहाँ पर जो सोडियम आयन है वो शटल करता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। ठीक है, लगातार वो क्या करता रहेगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में शटल करता रहता है। नाउ जो केमिस्ट्री पढ़ रखी है जिन्होंने, वेल एंड गुड। जिसने नहीं पढ़ी है मुझे सोडियम आयन की एक वीडियो देख के बताइएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगी बहुत ईजिली है कहीं पर भी, कि इसकी स्पेशल फीचर क्या है। बहुत ही बेहतरीन, अगर आप कह सकते हैं, ये आपका एक एलिमेंट है, बहुत प्यारा एलिमेंट है, हवा के साथ, पानी के साथ, सबके साथ रिएक्ट करता है, बहुत ही प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज शो करता है। तो आई बेसिकली पर्सनली आई लव दिस एलिमेंट। इसके बारे में स्पेशल प्रॉपर्टीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी डिस्कवरीज क्या है, आईआईटी खड़गपुर की बात करते हैं। उन्होंने रिसर्व में डेवलप किया है एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, ठीक, जो बेसिकली सोडियम आयन पर बेस्ड है, एंड बहुत सारे नैनो मटेरियल्स का इसमें यूज़ किया जा रहा है। टीम की बात करते हैं तो उन्होंने सोडियम आयरन फॉस्फेट्स को यूज़ किया है, सोडियम मैग्नीशियम फॉस्फेट्स को यूज़ किया है, ताकि हम इन बैटरी एंड कैपेसिटर्स को बना सके।
तो दोनों कंपाउंड का नाम ध्यान रखिएगा, IIT खड़गपुर का यह नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इंस्टीट्यूट चेंज कर दें, आपके आयन का नाम चेंज कर दें और उसके बाद आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। सोडियम मटेरियल्स की बात करते हैं तो लिथियम के कंपैरिजन में चीपर होते हैं, तो बैटरी भी सस्ती हो जाएगी, परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है एंड इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्शन भी इनका किया जा सकता है। ठीक, जो सोडियम आयन होती है टोटली 0 वोल्ट पे डिस्चार्ज भी हो जाती है एंड तभी कैपेसिटर की तरह काम करेगी, इसीलिए सेफर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू बाकी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। ठीक, इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए अब हमने ई साइकिल्स व्हीकल्स की बात करते हैं तो वो अफोर्डेबल बनाई जा सकेगी। जब आपकी बैटरी सस्ती होगी तो आपकी व्हीकल्स भी सस्ती हो जाएगी। नाउ अब बेसिक और डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये जो आपकी व्हीकल्स है इनको 10 से 15,000 कम किया जा सकता है। ठीक है, नियरली अगर आप लिथियम आयन बैटरीज की बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में 25% आपको ज़्यादा सस्ती पड़ जाएगी एंड क्लाइमेट मिटिगेशन इशू को भी हेल्प करने में, यानी क्लाइमेट में जो आपको चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह देखने को मिल रहा है उसमें भी आपको मिटिगेशन यानी कम करने में देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये प्रॉपर्टीज़ आपकी दी हुई हैं लिथियम आयन बैटरीज एंड सोडियम आयन बैटरीज, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक, बट साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड आपका एनवायरनमेंट, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक आपके मोस्टली करंट से ही कवर होंगे। नाउ क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। सैंड वेट बैटरी कुड सॉल्व ग्रीन एनर्जीज बिग प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पर आपको नाउ बेसिकली क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये अभी के टाइम का सबसे मेन इशू आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर सैंड बैटरी क्या कर सकती है, हमारी जो ग्रीन एनर्जी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम क्या कर रहे हैं, CNG की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हम हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसको सॉल्व कर देगी। बाय मैट मैकग्राथ की बात करते हैं, फिनिश रिसर्चर्स हैव इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली वर्किंग सैंड बैटरी विच कैन स्टोर ग्रीन पावर फॉर मंथ्स एट अ टाइम। आपकी अगर देखेंगे तो मैट मैकग्राथ के द्वारा ये दिया गया है, जो पहली फुल्ली वर्किंग सैंड बैटरी है उसको इंस्टॉल करके इतनी एनर्जी जनरेट की जा सकती है कि पूरे मंथ के टाइम पे आप पावर को यूज़ कर सकें। यहाँ पर जो भी आपकी पावर है, पावर की प्रॉब्लम है पूरे राउंड ईयर सप्लाई को, एंड जो ग्रीन एनर्जी का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेंगे। लो ग्रेन जो सैंड होती है उसको यूज़ करके डिवाइस को चार्ज किया जाएगा विथ हीट मेड फ्रॉम चीप इलेक्ट्रिसिटी। चाहे सोलर या विंड की बात करते हैं, ऐसी जो चीप इलेक्ट्रिसिटी है इससे यूज़ करके हम पावर जनरेट कर लेंगे। ठीक, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक आपकी सैंड स्टोर कर सकती है विच कैन देन वार्म होम्स इन विंटर व्हेन एनर्जी इज मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, विंटर के टाइम पे हम अपने घर को गर्म रख सकते हैं। कंसर्न्स ओवर सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट स्पेशली विद लॉन्ग कोल्ड फिनिश विंटर ऑन द हॉराइजन आर प्री ऑक्यूपाइंग पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स लाइक। अगर आप सिंपल बात देखेंगे तो बहुत ही बड़ा इशू ये बनता चला जा रहा है, इसको एज सच डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है। बट अगर हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो भी आपका पावर प्लांट होता है फिनलैंड में, वो क्या करता है, एक नई पीस ऑफ टेक्नोलॉजी लेके आया है ताकि इन पूरी की पूरी जो भी हमारी प्रॉब्लम है आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट की उसको हम फुलफिल कर सकें। की एलिमेंट क्या है डिज़ाइन इस पर्टिकुलर पार्ट में, 100 टन्स ऑफ जो बिल्डर सैंड होता है उसको एक डल ग्रे साइलो में क्या कर दिया जाता है, पाइल अप कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो रेडी ग्रेन्स होते हैं ये सिंपल या कॉस्ट इफेक्टिव मैनर एक तरीका शो कर रहे हैं ताकि हम आगे आने वाले टाइम पे क्या कर सकें, एनर्जी को बहुत ही ईजी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें जो हमारे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ SpiceJet gets DGCA notice for safety lapses. What is DGCA? सबसे पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताइए आर्मी का DGCA से क्या कनेक्शन है, क्या कोई ऐसी चीज़ है आर्मी की जो DGCA फुलफिल करता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड DGCA का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। वेडनेसडे की बात करते हैं, इन्होंने एक शो कॉज नोटिस सर्व किया है स्पाइसजेट को। क्यों? इन्होंने सेफ, एफिशिएंट एंड जो रिलायबल एयर सर्विसेज है उसको पर्टिकुलर फुलफिल करने का जो भी एक अल्टीमेट या जो गाइडलाइन जो पॉलिसी होती है उसको फुलफिल करने में ये फेल हो गए हैं। रेगुलेटर ब्लेम द एयरलाइन फॉर पुअर सेफ्टी ओवरसाइट एंड फेलियर टू प्रोक्योर स्पेयर पार्ट्स फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ड्यू टू प्योर फाइनेंशियल स्टेटस। अब बेसिक आपको पता है ना, लगातार इनकी चेकिंग होनी चाहिए। आप एरोप्लेन में बेसिकली फ्लाइट लेने जा रहे हैं, कोई फ्लाइट पे अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए उसकी सेफ्टी नॉर्म्स क्या है। इस सेफ्टी नॉर्म को देखते हुए मान लीजिए कोई पार्ट अगर मान लीजिए इसका खराब है, उसको आपको प्रोक्योर करना है, तो इनके पास क्योंकि फाइनेंशियल कमी थी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी थी, पुअर फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से ये वो स्पेयर पार्ट्स नहीं खरीद पाए, इसीलिए नोटिस प्रोवाइड कर दिया गया है। DGCA ने बेसिकली किसको अकाउंटेबल जो मैनेजर है स्पाइसजेट के, उनको ये दिया है, और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अजय सिंह। ठीक, 3 वीक्स ताकि वो एक्सप्लेन कर सके कि ऐसा क्यों नहीं किया गया।
इस नोटिस को रिस्पॉन्ड करते हुए जो आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नाम ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा है पैसेंजर की जो सेफ्टी वो पैरामाउंट है, छोटी सी भी अगर जो गलती होती है वो सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। ठीक, नोटिस की बात करते हैं। जैसे ही एयरलाइन ने फेस किए 3 इंसिडेंट्स, क्या हुआ था, डाइवर्जन हुआ है दिल्ली दुबई फ्लाइट का कराची की तरफ फ्यूल इंडिकेटर मैलफंक्शन की वजह से, पहला थिंग। दूसरा, एक क्रैक्ड विंड स्क्रीन देखने को मिली है कांडला मुंबई फ्लाइट में। थर्ड, अगर आप देखेंगे एंड स्नैग ऑन द वेदर रेडार ऑन इट्स कार्गो एयरक्राफ्ट फ्लाइंग फ्रॉम कोलकाता टू चोंगिंग। तो आपका पर्टिकुलर 3 इंस्टेंसेस हो गए, 3 गलतियां हो गई। अब आप सोचिए कुछ भी हो सकता है, लोग हाईजैक करने के लिए प्लेन को कहीं उतारते हैं, आपकी तो खुद की गलती की वजह से ये चीजें हो जा रही है, विंड स्क्रीन टूट जा रहा है, एयर फ्लो अंदर होगा तो उसकी बेसिकली पैसेज में या उसकी फ्लाइट में कितना ज्यादा हिंड्रेंस आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो इस इंसिडेंट के तहत लिया गया है। ठीक, डीजीसी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री आप देख चुके हैं। एंड नेक्स्ट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पाइसजेट के बारे में, थोड़ा सा देख लीजिएगा। नाउ ये सैंड बैटरीज की बात करते हैं, ये थोड़ा सा पिक्चर बाद में आ गया इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरीके से काम करती है, उसको दिया गया है। सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया जाएगा, थोड़ी जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी उसको डायरेक्टली यूज़ किया जाएगा, बहुत सारी सैंड बैटरीज में यूज़ कर दिया जाएगा, हॉट वाटर को यूज़ किया जाएगा ताकि इन बिल्डिंग्स को ईयर अराउंड हम क्या कर सकें, सप्लाई प्रोवाइड कर सकें। नाउ न्यू रूल्स टू कीप एडवर्टाइजमेंट्स इन चेक। अब एडवर्टाइजमेंट कोई किस चीज का एडवर्टाइजमेंट दे रहा है उसकी भी अपनी कुछ रेगुलेटिंग अथॉरिटीज क्या करती हैं, उस पर चेक करके रखती हैं। इसके लिए नए रूल्स ला दिए गए हैं। रिसेंटली जो आपके सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, इन्होंने गाइडलाइंस कर दी है कि जो भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, रिमेंबर रेड बुल गिव्स यू विंग्स, तो रेड बुल कितना विंग देता है ये हम सबको पता है। इस तरीके के फॉल्टे जितने भी हैं, फेयर एंड लवली, ठीक, रिमेंबर, तो ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं फॉल्स गाइड करते हैं। इसी को चेक करने के लिए आपके ये गाइडलाइंस लाई गई हैं। ये डिस्करेज का जो भी इलॉजिकल कंज्यूमरिज्म में टारगेटिंग चिल्ड्रन होगा, ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को टारगेट कर रहा होगा, बच्चों को बेसिकली दिखाया जा रहा होगा कि कुछ गलत हो सकता है उनके लिए, सेहत के लिए गलत हो, बट इसमें मार्क ना किया जा रहा हो, एडवर्टीजमेंट में गलत दिखाया जा रहा हो, उन सारी चीजों को डिस्करेज किया जाएगा ताकि आप ये चीजें हटा दें। यहाँ पर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है हम किसके बराबर लाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। आपके डिटेल्स की बात करते हैं, CCPA जो आपका डिपार्टमेंट है कंज्यूमर अफेयर्स का, उन्होंने गाइडलाइंस अनाउंस की है, प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स एंड एंडोर्समेंट्स फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स 2022। तो नई गाइडलाइंस आ गई, आपको पता है कोई भी आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो मिसलीड कर रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है, उसके अगेंस्ट में हमें ये काम करना है, रेगुलेट करना है एंड प्रोटेक्ट करना है हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं उनको। जो CCPA था आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसके तहत अगर आप देखेंगे तो ये आपका CCPA एस्टैब्लिश किया गया था। एंड इसके पहले आपका 2019 में भी एक एक्ट आ चुका है। ठीक, करंट गाइडलाइंस की बात करते हैं तो बहुत सारे बेट एडवर्टीजमेंट होते हैं, सरोगेट होते हैं, जो क्या करते हैं, फ्री क्लेम देते हैं कि आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी वो, बट वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, गलत होती हैं। एक चारे की तरह काम करता है कि आओ हमें पैसा दे दो और अपना खुद का नुकसान करा के चला जाओ। की पॉइंट्स क्या करते हैं कि जो भी आपके पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को मैग्नीफाई करते हैं, उसका काम होता है 1 करने का, वो दिखाएगा 50 करने का। ये सारी चीजें जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपका कलर एकदम ब्लैक है, आप एकदम से गोरे हो जाओगे, वो सारी चीजें खत्म कर दी है। ठीक, हेल्थ या न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स की बात करते हैं, साइंटिफिकली अगर रिकॉग्नाइज या ऑथेंटिक बॉडी के द्वारा तभी आप दिखा देंगे, अदरवाइज नहीं आपको करना है। कोई भी ऐसी चीज जो टारगेट को, चिल्ड्रन को टारगेट कर रही है, उसमें कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जो फील्ड की बात करते हैं, स्पोर्ट, म्यूजिक, सिनेमा, ठीक है, और या पर्टिकुलर चीजें, उन सबको नहीं शो करना है। साथ ही साथ कोई हेल्थ वार्निंग है वो आपको शो करना है। तो ऐसी चीजों को आपको चिल्ड्रन के द्वारा परचेज नहीं करवाना, मतलब चिल्ड्रन परचेज ना करें। नेक्स्ट आता है डिस्क्लेमर्स इन एडवर्टाइजमेंट्स मस्ट नॉट हाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो भी आपके एडवर्टाइजमेंट में आप कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ आपको छुपानी नहीं है, जो एज सच है सारी की सारी सच्चाई बतानी है अपने प्रोडक्ट के बारे में, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, क्लैरिटी आपको पूरी की पूरी पब्लिश करनी है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किस तरीके से काम करेगा, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं 10 लाख तक की मैन्युफैक्चरर्स पे, एडवर्टाइजर्स पे एंड एंडोर्सर्स पे आप क्या कर सकते हैं, 10 लाख का फाइन लगा सकते हैं। ये 50 लाख तक भी जा सकता है अगर आप अपना जो भी ये पूरा का पूरा वायलेशन उसको रिपीट कर रहे हैं एंड कोई मिसलीड कर रहे हैं किसी भी कंज्यूमर को। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है दैट इज यशस्विनी स्कीम। चीफ मिनिस्टर है जो कर्नाटका के, उन्होंने अनाउंस कर दिया है क्या चीज़ के, कि हम यशस्विनी स्कीम को फिर से री इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। नाउ यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कर्नाटका के बारे में जानिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्च हुई है तो आपका इंपॉर्टेंट स्टेट बन जाता है, दैट इज कर्नाटका। सीएम ने इंडिकेट किया है ये 2 अक्टूबर से आपकी स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस टू फाइंड मैकेनिज्म दैट नीड्स टू बी वर्कड आउट टू एंश्योर द स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। अब हम काम करेंगे ताकि हम क्या कर सकें, इस स्कीम
को हम बार बार जानते हैं व्हाट वी पीपल हैव टू डू, स्कीम्स बहुत सारी आएंगी, हमें उसको इंप्लीमेंट करना है ना। यूपीएससी वाले क्या करने वाले, यही काम करेंगे, तो इसके अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि जो एनुअल हेल्थ कवर है 10 लाख तक का, वो यशस्विनी बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड किया जाए। प्री एडमिशन डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है उसका भी बेनिफिट उनको प्रोवाइड किया जाए। 2003 में इसको लाया गया था। सबसे लार्जेस्ट सेल्फ फंडेड हेल्थ केयर स्कीम आपको कंट्री में देखने को मिल जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 800 डिफाइंड सर्जिकल प्रोसीजर इसके अंदर आ जाते हैं। रूरल बेनिफिशियरीज की बात करते हैं, वर एलिजिबल टू गेट कैशलेस ट्रीटमेंट, उनको कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा 2 लाख रुपए तक का, एंड एक एनुअल कंट्रीब्यूशन करना होगा 250 रुपए का। अर्बन बेनिफिशियरीज की बात करते हैं 2.5 लाख तक का उनको भी दिया जाएगा, एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज 710 रुपीज। सो दिस इज रिगार्डिंग यशस्विनी के बारे में। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जानना है कर्नाटका के बारे में। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री प्रपोजेस मोर फाइन्स, लेस इंप्रिजनमेंट फॉर वायलेशंस। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आपकी एनवायरमेंट क्या कर रही है, ये इंप्रिजमेंट हमने कल ही देख लिया था कि आपको जो एक पर्टिकुलर जेल की सजा दी जाती थी, ठीक है, इंप्रिजमेंट प्रोवाइड किया जाता था अगर आप किसी भी एनवायरमेंट लॉ को वायलेट कर रहे हैं। अब उस चीज़ को हटा के फाइन ज़्यादा लगा दिया जाएगा, यानी आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बट जो आपके ऊपर फाइनेंशियल फाइन लगाया जाएगा उसको थोड़ा सा बढ़ा। तो ये जो टॉपिक है इसमें आपने देख लिया जो एडिशनल, अगर मान लीजिए एक्ट करेंटली सेज दैट वायलेटर्स विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट अप टू 5 years और विद फाइन अप टू 1 लाख और विद बोथ। या तो आपको 5 साल तक की सजा मिलेगी, 1 लाख तक का फाइन होगा, या तो दोनों आपके दे दिए जाएंगे। 2 मेजर चेंजेस प्रपोज किए गए जो कल भी हमने देखा। एडजुडिकेशन ऑफर हु वुड डिसाइड ऑन अ पेनाल्टी इन केसेस ऑफ एनवायरमेंटल violations such as reports not being submitted or information not provided when demanded। ठीक, सबसे पहले एक एडजुडिकेशन ऑफिसर को डिमांड किया जाएगा। हाउएवर अगर कोई सीरियस वायलेशन हो रहा है जो किसी तरीके की ग्रीवस इंजरी या लॉस ऑफ लाइफ को प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको कवर किया जाएगा कौन से प्रोविजन के तहत, आईपीसी एक्ट 1860। आई होप सो, कल भी मैंने आपको बताया था, तो ये 1860 का जो आईपीसी एक्ट है इसके बारे में आपने पढ़ लिया होगा। फंड जो होंगे पेनाल्टीज के वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड में डाल दिए जाएंगे, ठीक है, जो भी आपके पेनाल्टीज के थ्रू इंक्लूड किए जाएंगे। सो दीज आर द टॉपिक्स जो हम कल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ यहाँ पर 26 सेक्शंस होंगे जो 4 चैप्टर्स में डिवाइड किए जाएंगे। एक्ट के जो जेनेसिस है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48A एंड 51AG से लिए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस आर्टिकल को दोबारा इंक्लूड किया गया। आपको जाके आर्टिकल 48A को देखना है, 51AG को देखना है। क्या चीजें हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एनवायरमेंट इंटरनेशनल इम्पीटिस की बात करते हैं तो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के रूप में आया था 1972 में, जिसमें ह्यूमन एंड उनका क्या रोल है एनवायरनमेंट में वो हमने देखा था। लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो ये एक तरीका है किस तरीके से हम बेसिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं इंडिया के प्रॉमिस को, ताकि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। भोपाल गैस ट्रेजेडी हमको सबको पता है 1984 बहुत पुराना हो चुका है। अभी एक नया हमने साउथ के किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में V से स्टार्ट होता है वहाँ पर देखा था। कौन सी गैस की ट्रेजेडी है, कब हुई है, मुझे ये बताइएगा। सो ये ऑलमोस्ट हमारे जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम कवर कर चुके हैं। स्टैटिक जो आपको कवर कर चुका है करना है वो मैंने आपको बता दिया है। एंड आई थिंक आप सबको पता लग गया होगा कि अगर मैं स्टैटिक कवर करने की कोशिश करूंगी तो जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट, अगर मुझे स्टैटिक कवर करना है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल कवर दैट, ठीक है। डू लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। बट बार बार स्टैटिक रिवाइज हो रहा है तो एक बार मैं कोशिश करूंगी इसको इंक्लूड कर दूंगी, सेकंड टाइम आप उसको खुद रिवाइज कर लेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में। टिल देन कीप कमेंटिंग एंड टेक केयर। थैंक यू एवरीवन।